प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी व्याकरण पुस्तक गुलमोहर हिंदी व्याकरण का पाठ 13.1 क्रिया तथा क्रिया के भेद का व्याख्यान एक पढ़ेंगे, जिसमें आज हम क्रिया पाठ का सार पढ़ेंगे और साथ ही साथ अभ्यास कार्य भी करेंगे। तो 13.1 पाठ क्रिया तथा क्रिया के भेद है, 13.2 काल तथा काल के भेद और 13.3 वाच्य। इस पाठ के 3 पाठ हैं। आज इसका पहला व्याख्यान है, जिसमें हम क्रिया के बारे में जानेंगे। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के वर्गीकरण के आधार कितने हैं और उन आधारों पर क्रिया के भेद कितने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ 13.1 क्रिया तथा क्रिया के भेद। तो सबसे पहले क्रिया की परिभाषा। क्रिया वे शब्द हैं जिनसे किसी घटना या कार्यकलाप के होने या करने की सूचना मिलती है अथवा किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति, अवस्था या सत्ता का पता चलता है। अर्थात क्रिया किसे कहते हैं, जिन शब्दों से काम का करना या होना पता चले कि काम हुआ, क्रिया हुई, उसे क्रिया कहते हैं। एक बार फिर से क्रिया की परिभाषा पढ़ रही हूं। क्रिया वे शब्द हैं जिनसे किसी घटना या कार्यकलाप के होने या करने की सूचना मिलती है अथवा किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति, अवस्था या सत्ता का पता चलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिया के भेद। क्रिया के भेद 2 आधारों पर किए जाते हैं। कौन कौन से हैं 2 आधार? कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। नंबर 1 कर्म के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। नंबर 1 सकर्मक क्रिया, नंबर 2 अकर्मक क्रिया। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? क्रिया के भेद। क्रिया के भेदों के 2 आधार हैं और वो हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद और रचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कितने हैं? 2। कौन कौन से? सकर्मक और अकर्मक। स मायने साथ, कर्म मायने कर्म के। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया मायने कर्म के साथ जिस क्रिया में कर्म की अपेक्षा की जाती है। और अकर्मक क्रिया कौन सी क्रिया होती है? अ मायने बिना। किसके बिना? कर्म के बिना, जिसमें कर्म की अपेक्षा ही नहीं की जाती। कर्म की अपेक्षा के बिना जो क्रिया होती है वो होती है अकर्मक क्रिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब है बेटा सकर्मक क्रिया। जो क्रिया कर्म की अपेक्षा करती है क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। अपेक्षा करने का अर्थ यह नहीं है कि वाक्य में कर्म उपस्थित ही हो, कि वाक्य में कर्म उपस्थित ही हो। यदि कर्म उपस्थित नहीं भी होता तो भी कर्म की अपेक्षा करने के कारण क्रिया क्या है? सकर्मक ही मानी जाती है। कैसे? देखिए, जैसे मैंने आइसक्रीम खाई
तुमने, अब हमने वही तो पूछ रहे हैं कि मैंने आइसक्रीम खाई, तुमने खाई या नहीं। तो उपर्युक्त वाक्य के दूसरे उपवाक्य में कर्म का लोप कर दिया गया है। फिर भी दोनों उपवाक्यों की जो क्रिया है वो क्या है? सकर्मक है। कैसे? मैंने आइसक्रीम खाई, तुमने, अब तुमने खाई या नहीं? क्या खाया या नहीं? आइसक्रीम खाई या नहीं? तो कर्म की अपेक्षा तो यहां पर है, बेशक से कर्म नहीं लगाया हमने, लेकिन अब यहां वाक्य में मैंने आपको दिया है तुमने खाई या नहीं, आगे हमारा सेंटेंस तो यही बनता है ना। ठीक है, तो यानी कि एक ऐसा वाक्य जिसमें कर्म की अपेक्षा की जाती है, यानी कि जिसमें कर्म मौजूद होता है, चाहे हम उस कर्म को यहां लिखें या नहीं, लेकिन उसकी अपेक्षा तो की जा रही है, तो वो क्या कहलाता है? सकर्मक क्रिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है बेटा कर्म की पहचान। अब हम कर्म को पहचानेंगे कैसे? क्रिया पर क्या या किसे किसको शब्दों से प्रश्न करके कर्म की पहचान की जा सकती है। अब क्रिया पर क्या शब्द करने के बाद हमें उत्तर किसमें मिलेगा? निर्जीव संज्ञा में। क्रिया पर क्या शब्द करने के बाद उत्तर में जो निर्जीव संज्ञा प्राप्त होती है वह उस क्रिया का मुख्य कर्म या प्रत्यक्ष कर्म कहलाती है। किसे किसको प्रश्न के उत्तर में जो सजीव संज्ञा मिलती है उसे गौण या अप्रत्यक्ष कर्म कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? गौण या अप्रत्यक्ष कर्म। अब बेटा यहां आपको समझना है कि अब हमें सकर्मक क्रिया में कर्म की पहचान कैसे करनी है। कोई भी प्रश्न नहीं कर देना हमें क्रिया से, हमें क्रिया से केवल दो ही प्रश्न करने हैं, पहला क्या और दूसरा किसे या किसको। इन दोनों प्रश्नों के यदि उत्तर मिले तो वो क्रिया सकर्मक क्रिया है, अन्यथा अकर्मक है। ठीक है, तो जिस तरह अगर मैं कहूं कि मां ने बच्चों को भोजन दिया, मां ने क्या दिया? भोजन। अब कर्म क्या है? निर्जीव भोजन है, उसमें जान तो नहीं है ना, सजीव कर्म तो नहीं है। तो ये कर्म जो है हमारा क्या है? मुख्य कर्म या प्रत्यक्ष कर्म। अब मैं प्रश्न अगला कर रही हूं, किसे या किसको? बच्चों को। अब मुझे उत्तर किसमें मिला? सजीव संज्ञा में। अब वो क्या है? वो गौण या अप्रत्यक्ष कर्म है। तो क्रिया से हमें दो प्रश्न करने हैं, क्या और किसे या किसको। जो भी उत्तर हमें मिलेगा, जो अगर हमें उत्तर मिला तो वो क्रिया क्या है? सकर्मक क्रिया, अन्यथा वो क्या है? अकर्मक क्रिया। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास उदाहरण, जैसे मां मिठाई बना रही है। मां क्या बना रही है? मिठाई। क्या बना रही है? मिठाई। तो ये निर्जीव कर्म है और क्या है ये? मुख्य कर्म। मां ने बच्चे को मिठाई दी। क्या दी? मिठाई। किसे दी? बच्चे को। तो मिठाई निर्जीव मुख्य कर्म और बच्चे को सजीव गौण कर्म, या ये कह लें हम अप्रत्यक्ष कर्म। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा आगे है सकर्मक क्रिया। दो प्रकार की होती है,
कौन कौन सी? एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक कर्मक क्रिया। जो सकर्मक क्रिया केवल एक कर्म की ही अपेक्षा करती है, क्या कहलाती है? एक कर्मक क्रिया कहलाती है। यानी कि एक कर्मक क्रिया कौन सी होती है? जिसमें केवल एक ही कर्म हो। अब जो हमने अभी पिछली स्लाइड में उदाहरण पढ़ा, मां ने मिठाई बनाई, उसमें एक ही कर्म था मिठाई। मां ने बच्चों को मिठाई दी, अब उसमें दो कर्म थे। मां ने बच्चों को मिठाई दी, मिठाई भी कर्म है, बच्चों को भी कर्म है। एक सजीव, एक निर्जीव, एक प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष। तो जहां केवल एक ही कर्म होता है वो कौन सी क्रिया कहलाती है? एक कर्मक क्रिया। आगे बढ़ते हैं। जैसे वह गाना गाएगी, क्या गाएगी? गाना। नौकर ने खाना बनाया, क्या बनाया? खाना। अब है द्विकर्मक क्रिया। जो सकर्मक क्रिया दो कर्मों, मुख्य कर्म और गौण कर्म की अपेक्षा करती है। किस किस की? मुख्य और गौण कर्म की। वो क्या कहलाती है? द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। वो क्रिया द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। अभी मैंने आपको उदाहरण दिया और मैंने आपको बताया कि जहां एक कर्म की अपेक्षा है वो एक कर्मक, और जहां दो कर्मों की अपेक्षा है वहां द्विकर्मक क्रिया। यानी कि सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। नंबर एक कर्मक और नंबर दो द्विकर्मक क्रिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण जैसे प्रिंसिपल ने छात्रों को सर्टिफिकेट दिए, क्या दिए? सर्टिफिकेट। किसे दिए? छात्रों को। मैंने अपने दोस्त से किताबें खरीदी, क्या खरीदी? किताबें। और किससे? दोस्त से। वह पिताजी से सामान लाया, क्या लाया? सामान। और किससे? पिताजी से। अगला है अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया वह क्रिया है जो वाक्य में कर्म की अपेक्षा नहीं करती। जैसे आना। क्रियाएं जो हैं अकर्मक, आना, जाना, चलना, दौड़ना, रोना, हंसना, सोना, मुस्कुराना। तो आना, जाना, चलना, दौड़ना, सोना, हंसना, रोना, मुस्कुराना आदि। मैं मुस्कुराई, मैं मुस्कुराई। तो मैं मुस्कुराई, इसमें कोई कर्म की अपेक्षा तो है नहीं, तो इसलिए ये कौन सी क्रिया होगी? ये अकर्मक क्रिया है। तुम क्यों हंस रहे हो? इसमें भी कर्म की अपेक्षा नहीं की गई है, यानी कि कर्म नहीं है, तो इसलिए ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। तो आगे बढ़ते हैं। उदाहरण, तुम क्यों हंस रहे हो? वह रात को 10 बजे सोती है। अब देखो यहां प्रश्न है कब सोती है, क्या और किसे तो नहीं है। तो क्रिया से हमें कौन सा प्रश्न करना है? क्या और किसे। दोनों बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। कैसे स्कूल में पढ़ते हैं? अब कैसे आ रहा है, ना क्या है ना किसे है, तो ये अकर्मक है। बच्चा क्यों रो रहा है? तुम क्यों हंस रहे हो और बच्चा क्यों रो रहा है? अब इसमें भी कोई कर्म नहीं है, तो इसलिए ये क्या है? अकर्मक क्रिया। तो अब तक हमने पढ़ा अर्थ के आधार पर क्रिया के दो भेद, कौन कौन से? सकर्मक और अकर्मक क्रिया। सकर्मक जिसमें कर्म की अपेक्षा की जाती है, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक कर्मक और द्विकर्मक। और दूसरा भेद अकर्मक जिसमें कर्म की अपेक्षा नहीं की जाती। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं?
4 भेद हैं, प्रमुख 4 भेद हैं। ठीक है, तो पहला सरल क्रिया, नंबर 2 संयुक्त क्रिया, नंबर 3 प्रेरणार्थक क्रिया और नंबर 4 नामिक क्रिया। आपने नामिक विशेषण पढ़ा था, आज हम पढ़ रहे हैं नामिक क्रिया। तो रचना के आधार पर क्रिया के प्रमुख भेद कितने हैं? 4। कौन कौन से? सरल, संयुक्त, प्रेरणार्थक और नामिक क्रिया। तो चलिए इनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। तो पहला है सरल क्रिया। एक धातु से बनी क्रिया सरल क्रिया कहलाती है। सभी अकर्मक या सकर्मक क्रियाएं इसी वर्ग में आती हैं। जैसे वे नहीं आए, इसमें आए एक ही क्रिया है। सब लोग मंदिर गए हैं, दूसरा वाक्य हमारा सब लोग मंदिर गए हैं, इसमें भी एक ही क्रिया है। कल रात को कोई नहीं सोया, सोना एक ही क्रिया है। तो ये चौथा वाक्य, उसने आज खूब आइसक्रीम खाई, तो इसमें भी खाना एक ही क्रिया है। आना, जाना, सोना, खाना, इन चारों वाक्यों में एक एक क्रिया है। आए, गए हैं, सोया यानी सोना क्रिया, खाई यानी खाना क्रिया। तो जिन वाक्यों में जो क्रिया है एक धातु से बनी हो वो क्या कहलाती है? सरल क्रिया। तो जितनी भी सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं हैं वे इस वर्ग में आती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है संयुक्त क्रिया। कौन सी क्रिया? संयुक्त क्रिया। दो धातुओं के योग से बनी क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे चल देना, पढ़ लेना, खो जाना, कर देना, भेज देना, देख लेना, उठ जाना, मार देना आदि। तो क्या क्या पढ़ी हमने? चल देना, पढ़ लेना, खो जाना, कर लेना, भेज देना, देख लेना, उठ जाना, मार देना। अब उदाहरण पढ़ते हैं इसके। उदाहरणों में गाड़ी चल दी। पहला उदाहरण हमने क्या पढ़ा? गाड़ी चल दी। चलना जमा देना, कितनी क्रियाएं हो गई? 2। तो इसलिए क्या है ये? संयुक्त क्रिया। मैंने किताब खरीद ली है, खरीदना और लेना। तीसरा, उसने काम कर लिया था, करना और लेना, 2 क्रियाएं। तो ये भी क्या है? संयुक्त। चौथा वाक्य, वह ट्रेन में ही सो गया था, सोना और जाना। तो यहां पर भी कितनी क्रियाएं हैं? एक से अधिक। तो जहां एक ही क्रिया, ठीक है, वो कौन सी है? सरल क्रिया। और जहां एक से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही बात, एक ही काम को दर्शाती हैं, वो होती हैं संयुक्त क्रियाएं। तो उदाहरणों से हमने समझा कि संयुक्त क्रिया जिसमें 2, एक से अधिक यानी 2 भी हो सकती हैं और 3 भी हो सकती हैं क्रियाएं एक ही काम को दर्शाती हैं, वो संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। तो चलिए आगे हमारे पास है बेटा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया होती है जिसका कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरी संज्ञा को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो प्रेरणार्थक क्रिया जिसमें कर्ता स्वयं काम नहीं करता
दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण पहला, वह अपने बेटे को खाना खिला रही है। अगर मैं कहूं उसका बेटा खाना खा रहा है तो वो सरल होगी, और अगर मैं कहूं वह अपने बेटे को खाना खिला रही है तो ये प्रेरणार्थक है। दूसरा वाक्य, मां नौकर से कपड़े धुलवा रही है। तीसरा वाक्य, वह आया से बच्चे को चलवा रही है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है, मैंने अभी आपको बताया था। प्रथम प्रेरणार्थक, मां बच्चे को सुलाती है। बच्चा सोता है, सरल क्रिया है। मां बच्चे को सुलाती है, प्रथम प्रेरणार्थक। और मां आया से बच्चे को सुलवाती है, यह हो जाएगा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया कितने प्रकार की पढ़ी हमने? दो प्रकार की। पहली प्रथम प्रेरणार्थक, मां बच्चे को सुलाती है। दूसरी, मां आया से बच्चे को सुलवाती है। तो ये क्या हुई? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है बेटा हमारे पास नामिक क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण को नाम कहा जाता है। नाम में प्रत्यय जोड़कर जो क्रियाएं बनाई जाती हैं वे क्या कहलाती हैं? नामिक क्रिया। कौन सा प्रत्यय जुड़ता है? ना प्रत्यय। ठीक है, तो जिसके उदाहरण हैं, संज्ञा में लालच से ललचाना, सर्वनाम अपना से अपनाना। तीसरा विशेषण, चिकना से चिकनाहट। ठीक है, तो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण को क्या कहा जाता है? नाम। और नाम में जब प्रत्यय जोड़े जाते हैं और उनसे जो क्रियाएं बनाई जाती हैं वे क्या कहलाती हैं? नामिक क्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण हमने 3 पढ़े, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। लालच से ललचाना, अपना से अपनाना, चिकना से चिकनाहट। आगे बढ़ते हैं। अब है बेटा जो आपने पाठ पढ़ा उससे संबंधित गृह कार्य। निम्नलिखित प्रश्नोत्तर हिंदी की पक्की नोटबुक यानी पक्की कॉपी में लिखो। पहला प्रश्न, क्रिया किसे कहते हैं? उत्तर है हमारा, क्रिया वे शब्द हैं जिनसे किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है, यानी कि जिन शब्दों से काम के होने या करने का पता चलता है। दूसरा प्रश्न, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद उदाहरण सहित लिखो। तो पहला हमारा क्या है? कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। नंबर 1, सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया। मैं रोज रामायण पढ़ता हूं। क्या पढ़ता हूं? रामायण। क्या प्रश्न करने पर उत्तर मिला? इसलिए सकर्मक। बच्चा क्यों रो रहा है? अब रो रहा है, क्यों रो रहा है, क्यों ही प्रश्न किया जा रहा है। ना तो क्या प्रश्न है ना किसे। और हमें कौन से 2 प्रश्न क्रिया करने हैं? क्या, किसे और किसको। यदि हम क्या और किसे या किसको प्रश्न करते हैं और हमें उत्तर मिलता है तो वो क्रिया कौन सी है? सकर्मक। और यदि उत्तर नहीं मिलता तो वो क्रिया कौन सी है? अकर्मक क्रिया। तो अगला प्रश्न हमारा, रचना के आधार पर क्रिया के भेदों के नाम उदाहरण सहित लिखो। अब हमें क्या बताना है? रचना के आधार पर क्रिया के भेद बताने और उदाहरण। तो सबसे पहले सरल क्रिया, सब लोग मंदिर गए हैं। जाना, जाना क्रिया एक लगी है इसलिए सरल। दूसरा संयुक्त क्रिया, गाड़ी चल निकली। चलना और निकलना
दो क्रियाएं, तो इसलिए संयुक्त क्रिया। अगली है प्रेरणार्थक, मैंने उसको नाश्ता कराया, तो यहां ये क्या है, स्वयं कार्य ना करके दूसरे को प्रेरणा दी गई। अगला है नामिक क्रिया, बहू ससुर से लजाती है, लाज से लजाना, बात से बतियाना, हाथ से हथियाना। ठीक है, तो इस तरह की क्रियाएं क्या कहलाती हैं, नामिक क्रिया। तो अब बढ़ते हैं हम इस पाठ के अभ्यास कार्य की ओर। अभ्यास कार्य, तो पहला प्रश्न क्रिया और क्रिया के भेद, पाठ 13 क्रिया और क्रिया के भेद, जिसमें पहला प्रश्न, नीचे दिए गए बॉक्स से उपयुक्त शब्द चुनकर वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है वा, मुख्य, ना, रंजक, होना, नाम, नामिक, धातु, क्या, किसे और सहायक। तो हमारा पहला वाक्य, क्रिया के विभिन्न रूपों में समान रूप से आने वाले अंश को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो हमारा ब्लैंक हमने किससे भरा, धातु शब्द से। दूसरा वाक्य, धातु से क्रिया का खालिस्तान अर्थ जाना जाता है, कौन सा अर्थ, मुख्य अर्थ। तो दूसरा हमने शब्द क्या लिया, मुख्य। क्रिया पदबंध से धातु को अलग करने के बाद बचे हुए अंश को खालिस्तान क्रिया कहते हैं, कौन सी क्रिया कहते हैं, सहायक क्रिया। चौथा है, हिंदी में इन्फिनेटिव सूचक चिन्ह है ना, ना प्रत्यय जोड़कर नाम धातु यानी नामिक क्रियाएं बनाते हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकर्मक सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया पर क्या किसे शब्दों, तो खालिस्तान में क्या है, क्या किसे शब्दों से प्रश्न करना चाहिए। अगला, द्वितीय प्रेरणार्थक बनाने के लिए मूल क्रिया के मध्य में वा प्रत्यय जोड़ा जाता है। कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाता है, अधिकतर जो है वा प्रत्यय जुड़ता है। संयुक्त क्रिया की दूसरी क्रिया को कौन सी क्रिया कहते हैं, रंजक क्रिया कहते हैं। तो खालिस्तान में हमने क्या लिया, रंजक। अगला है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण को नाम कहते हैं, तो इन सबको क्या कहा जाता है, नाम। नाम में प्रत्यय जोड़कर कौन सी क्रिया बनाई जाती है, नामिक क्रिया, बिल्कुल सही। तो कौन सी क्रिया है, नामिक क्रिया बनाई जाती है। हिंदी में खालिस्तान अस्तित्ववाची क्रिया है, काम का होना, करना जिन शब्दों से पाया जाता है वही तो क्रिया कहलाती है, यानी कि जिसका अस्तित्व हो, अस्तित्ववाची शब्द होना। आगे बढ़ते हैं, हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित क्रियाओं के भेद लिखिए। मेरा भाई आदर्श विद्यालय में पढ़ता है। अब यहाँ प्रश्न ना तो क्या है ना किसे है, कहाँ है, कहाँ पढ़ता है, तो इसलिए ये उत्तर हमें जो मिला वो अकर्मक क्रिया कहलाएगी। बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। क्या प्रश्न करने पर उत्तर मिल गया, तो सकर्मक क्रिया। पिताजी ने सभी बच्चों को मिठाई दी, क्या दी, मिठाई, किसे दी, सभी बच्चों को, तो ये द्विकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया। अगला वाक्य है, आज तो वे दोनों सुबह से फिल्म देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, फिल्म। तो ये कौन सी क्रिया हुई, सकर्मक क्रिया। वह अपने बेटे को सुला रही है, बेटा सो रहा है, सरल क्रिया। वह अपने बेटे को सुला रही है,
प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। यदि खाना खिलवाओगे तो मैं रुकूंगा, तो ये हुई द्वितीय प्रेरणार्थक और अकर्मक क्रिया। तो हमने 3 वाक्य पढ़े। आज तो वे दोनों सुबह से फिल्म देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? फिल्म, सकर्मक। वह अपने बेटे को सुला रही है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। यदि खाना खिलवाओगे तो मैं रुकूंगा, यह हुआ द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई मुख्य क्रिया तथा रंजक क्रिया के योग से उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। उदाहरण है हमारे पास करना जमा लेना। मैंने अपना काम पूरा कर लिया है या कर लिया। इसी तरह खाना जमा लेना, बच्चों ने खाना खा लिया। आना जमा जाना, पिताजी कल रात को आ गए। तीसरा है उठना जमा जाना, वह सोकर उठ गई है। अगला निकलना जमा पड़ना, सब लोग सैर के लिए निकल पड़े। सब लोग कहां निकल पड़े? सैर के लिए। हंसना जमा देना, मेरी बात सुनते ही वह हंस दी। तो यहां पर एक मुख्य क्रिया है, साथ में रंजक क्रिया है। दोनों के योग से क्या बना है? संयुक्त क्रिया। तो यहां संयुक्त क्रिया के कुछ उदाहरण, एक उदाहरण है और उससे हमने आगे जो हमें क्रियाएं दी गई वाक्य बनाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है उठाना जमा लेना, सड़क पर पड़े पैसे भिखारी ने उठा लिए। सड़क पर पड़े पैसे भिखारी ने उठा लिए। सोना जमा जाना, मैं रात को जल्दी सो जाता हूं। चलना जमा देना, हम लोग रात होने से पहले ही चल दिए। धोना जमा देना, धोबी ने कपड़े धो दिए। कहना जमा देना, उसने अपनी सारी बात मुझसे कह दी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है दी गई क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रिया में बदलिए और उनको उदाहरण के अनुसार वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उदाहरण है सोना, सोना, सुलाना, सुलवाना। प्रथम प्रेरणार्थक सुलाना, द्वितीय प्रेरणार्थक सुलवाना। अब है उदाहरण, आया बच्चे को सुला रही है। ये प्रथम प्रेरणार्थक का उदाहरण है। और दूसरा है मां आया से बच्चे को सुलवा रही है। ये द्वितीय प्रेरणार्थक का उदाहरण है। तो इसी उदाहरण के अनुसार जो हमें क्रियाएं दी गई उनको हम जो है वाक्य में उनका प्रयोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास पहला है करना, कराना, करवाना, यानी कि प्रथम प्रेरणार्थक कराना, द्वितीय प्रेरणार्थक करवाना। मैंने नौकर से काम नहीं कराया। प्रथम प्रेरणार्थक, उसने बच्चों से काम करवाया। द्वितीय प्रेरणार्थक। अगला है देखना, दिखाना, दिखवाना। मेरे दोस्त ने मुझे फिल्म दिखाई। प्रथम प्रेरणार्थक, मेरे दोस्त ने करीम से मुझे फिल्म दिखवाई। यह है द्वितीय प्रेरणार्थक। अगला है हमारे पास रोना, रुलवाना। रोना, रुलाना,
रुलवाना, बच्चे को मत रुलाओ। रोना से हमने क्या बनाया? रुलाना, रुलवाना, बच्चे को मत रुलाओ। बच्चे को क्यों रुलवा रहे हो? ये हुआ द्वितीय प्रेरणार्थक। खाना, खिलाना, खिलवाना, मां ने सबको खाना खिलाया। मां ने नौकर से सबको खाना खिलवाया। अगला है हमारे पास पीना, पिलाना, पिलवाना, मैंने उसे पानी पिलाया। उसने मुझे अपने भाई से पानी पिलवाया। तो ये हमारे पास कुछ उदाहरण जिनमें हमने क्रिया को क्या किया? प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के वाक्यों में प्रयोग किया। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा अंतिम प्रश्न भी है। हमारा अगला प्रश्न है मिलान करो वर्ग क और वर्ग ख। वर्ग क में हमारा पहला है अकर्मक क्रिया, और यहां वर्ग ख में मां ने गरीबों को कंबल दिए। दूसरा एक कर्मक क्रिया, मैंने उसे पत्र लिख दिया है। तीसरा ग द्विकर्मक क्रिया, मां ने बच्चे को नौकर से चलवाया। चौथा घ भाग संयुक्त क्रिया, अध्यापक ने सुनील को बुलाया है। पांचवा है अनाभाग प्रेरणार्थक क्रिया, मेरी बात मत झुठलाओ। और छठा है हमारे पास नामिक क्रिया, वह रोज सुबह दौड़ती है। तो अब बेटा ये हमारे पास दो वर्ग हैं, वर्ग क और वर्ग ख। इनका मिलान करना है हमें। आप यहां देखिए, पहला है अकर्मक क्रिया। तो इन वाक्यों में अकर्मक क्रिया कौन सी है? वह रोज सुबह दौड़ती है। ठीक है, दौड़ना क्रिया जो है उसमें कर्म की अपेक्षा नहीं की जाती, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। दूसरा है एक कर्मक क्रिया, अध्यापक ने सुनील को बुलाया है। किसे बुलाया है? सुनील को। तो यहां पर एक ही कर्म की अपेक्षा की गई है, इसलिए ये क्या है? यहां पर एक कर्मक क्रिया। तीसरा हमारे पास है द्विकर्मक। तो अब पहला वाक्य देखो, मां ने गरीबों को कंबल दिए। क्या दिए? कंबल। किसे दिए? गरीबों को। तो यहां पर दो कर्मों की अपेक्षा की गई है, और जहां पर दो कर्मों की अपेक्षा की जाती है वहां द्विकर्मक क्रिया होती है। तो यह हमें तीसरे वाक्य का उत्तर मिला। चौथा जो है हमारे पास संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया यानी एक से अधिक क्रियाएं जहां होती हैं। तो यह हमारे पास है, मैंने उसे पत्र लिख दिया है। पहली क्रिया लिखना और रंजक क्रिया देना। तो यहां पर मुख्य क्रिया है, रंजक क्रिया है, और दोनों के मिलाने से, दो क्रियाओं के मिलने से ये अब जो है सरल क्रिया तो रही नहीं। कौन सी क्रिया बनी? संयुक्त क्रिया। अगला है हमारे पास प्रेरणार्थक क्रिया, मां ने बच्चे को नौकर से चलवाया। मां ने बच्चे को चलाया, प्रथम प्रेरणार्थक, और मां ने बच्चे को नौकर से चलवाया, द्वितीय प्रेरणार्थक। तो यहां पर ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। और च नामिक क्रिया, जो नामिक क्रिया है नाम से, मेरी बात को मत झुठलाओ। झूठ से
झुठलाना। ठीक है, तो झुठलाओ यहां पर कौन सी क्रिया है? नामिक क्रिया। तो आपका सीक्वेंस क्या बनेगा? ग, घ, अय, ख, च और क। ये हमारे 5 प्रश्नोत्तर अभ्यास के। तो चलिए अब है आपका गृह कार्य। गृह कार्य मैंने आपको जब पाठ पढ़ाया तो इस वीडियो में मैंने कुछ आपको प्रश्नोत्तर कराए जो कि आपको कहां लिखने हैं? अपनी हिंदी की पक्की कॉपी में। और इस पाठ का जो अभ्यास कार्य कराया गया आपको वो कहां करना है? पुस्तक में। तो आपका होमवर्क है वीडियो में कराए गए प्रश्नोत्तर हिंदी की पक्की कॉपी में लिखो और अभ्यास कार्य पुस्तक में करो। धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले व्याख्यान में।